कल हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले पढ़ा था कि आर वेक्टर किस तरीके से निकालना है। उसकी वैल्यू हमारे पास आर माइनस आर नोट माइनस वी टी आई थी। तीन कंडीशन थी, जब दोनों ओ एक दूसरे पर कोइंसिडेंट कर रहे हो, फिर स्टार्टिंग में ओ और ओ डैश किसी आर दूरी पर हो, परंतु एक्स और एक्स डैश के बीच में जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये एक्स डैश मूव करता है। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास में कि एक्स डैश में अगर पी अपनी वैल्यू एक्स सिस्टम में अगर पी अपनी वैल्यू चेंज करके क्यू तक पहुंचता है तो एक्स डैश में उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकलेंगे। उसी सीक्वेंस में हमारे पास था कि अगर एक्स डैश ऑलरेडी यहाँ से आर डिस्टेंस पे हो और उसके बाद में ये एक्स डैश जो सिस्टम है वो वी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता है। इन सारी कंडीशन के लिए हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आर की वैल्यू आर इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट माइनस वी टी निकाली थी। ये फिक्स किसके लिए था, जब दोनों सिस्टम में ऑलरेडी आर डिस्टेंस हो। उसके बाद हमने डिस्टेंस इनवेरिएंट के लिए निकाला था कि डी डैश इक्वल्स टू डी होगा, यानी डी जो है वो चेंज नहीं होगा। कब, जब पार्टिकल अपनी पोजीशन पी से क्यू पर चेंज कर लेता है। वेलोसिटी के लिए हमने वी डैश गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वी माइनस कैपिटल वी निकाला था, जहाँ वी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में एस डैश सिस्टम है वो मूव करता है। उसके बाद में हमने एक्सेलरेशन के लिए निकाला था कि एक्सेलरेशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद में हमने इसी सीक्वेंस में पढ़ा था फोर्स के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स में जो एफ है, एफ की वैल्यू हमारे पास में चेंज नहीं होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी एस डैश सिस्टम और एस सिस्टम के बीच में अगर जो एस डैश सिस्टम है वो वी वेलोसिटी से, जहाँ पे वी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उससे मूव करता है, तो वहाँ पर जो संवेग है वो एस डैश सिस्टम में संरक्षित रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण के लिए कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है एस डैश सिस्टम में। इसके बाद इसी सीक्वेंस में हम अब आज का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है सूडो फोर्स और फिक्शियस फोर्स, आभासी या छद्म बल। आभासी या छद्म बल एज बाय नेम समझ में आ रहा है कि ऐसा बल जो कि एग्जैक्टली लगता नहीं है जबकि ये महसूस होता है, वो हमारा बल क्या होगा, आभासी बल कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन के हिसाब से हमेशा लर्न होनी चाहिए। वह बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते हैं बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। टॉपिक इज सूडो फोर्स, यानी प्रतीत होते हैं जबकि हकीकत में वो लगते नहीं हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आभासी या छद्म बल कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जो भी निर्देश तंत्र है जिनमें आभासी या छद्म बल लगेगा वो सारे निर्देश तंत्र कौन से कहलाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। यानी इसमें न्यूटन के बल का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इन तंत्रों के सापेक्ष न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होता है। यदि कण पर जड़त्वीय स्थिर निर्देश तंत्र में वास्तविक बल एफ आर रियल, यानी वास्तविक लगने वाला बल अगर एफ आर को मैं एम ई आर से डिनोट करूं और एक एस डैश है, कोई सिस्टम त्वरित निर्देश तंत्र है, उस पर लगने वाला परिणामी बल अगर एफ आर और आभासी बल एफ ए के सदिश योग के तुल्य होगा। त्वरित निर्देश तंत्र एस डैश में कण पर लगने वाला परिणामी बल वास्तविक बल एफ आर और आभासी बल एफ ए के सदिश योग के तुल्य होता है। टोटल फोर्स जो लगेगा वो आपका रियल फोर्स और जो फोर्स आपको महसूस हो रहा है जबकि वो सिस्टम पर नहीं लगता है, उसके टोटल के बराबर होगा। यही सूडो फोर्स के लिए हमारे पास में डेफिनेशन आती है कि कोई भी सिस्टम है अगर वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स हमें रियल फोर्स के अलावा एक और लगता हुआ महसूस होगा, एफ ए, वो आपका सूडो फोर्स कहलाएगा। और उसकी वैल्यू आपके पास में एफ ए अगर हम लेके चलते हैं तो सिस्टम में टोटल लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ आर प्लस एफ ए होगा। एफ इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, एफ आर इक्वल्स टू एम ए आर माइनस एम ए नोट। ए नोट क्या है यहाँ पर, अपरेंट एक्सेलरेशन, एक आभासी त्वरण यहाँ पर इस सिस्टम में लग रहा है किसी भी पार्टिकल पे। जो पार्टिकल किस सिस्टम में है, एक एस डैश सिस्टम में है और ये एस डैश सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यहाँ पर एफ ए की वैल्यू माइनस एम ए नॉट। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, माइनस किस चीज़ के लिए आया है,
कि जिस डायरेक्शन में उस सिस्टम का फोर्स लगता है, जैसे एक सिस्टम है, अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, रियल फोर्स, तो हमें जो शूडो फोर्स है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें फील होगा। ये इसका नेगेटिव साइन का मतलब है। आभासी बल कण के द्रव्यमान तथा त्वरित निर्देश तंत्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा जो होती है वो निर्देश तंत्र के त्वरण के जस्ट विपरीत होती है। उदाहरण के लिए त्वरित वेग से गतिशील लिफ्ट या रॉकेट में आभासी बल का अनुभव किया जा सकता है। यदि लिफ्ट या रॉकेट ए नॉट त्वरण से पृथ्वी को क्या माना है यहाँ पर, स्थिर निर्देश तंत्र है। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पृथ्वी स्थिर निर्देश तंत्र नहीं है, पर पृथ्वी का जो घूर्णन है वो बहुत ही कम महसूस होता है पृथ्वी पर, जो अगर हम सिस्टम लेके चलते हैं उसके सापेक्ष। इसलिए हम पृथ्वी के निर्देश तंत्र को क्या मानते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। तो पृथ्वी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो लिफ्ट या रॉकेट में बैठे आदमी को या कब तो वृद्धि महसूस होगी और कब कमी महसूस होगी, जब ये सिस्टम, यहाँ पर डायग्राम में देखिए एक सिस्टम है हमारे पास में, अगर ये सिस्टम में लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, स्थिर सा ऊपर की ओर गति कर रही है, तो यहाँ पर पृथ्वी की ओर लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक शूडो फोर्स जो फील हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ए नॉट से जो ये लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पे एक आभासी बल हमें किस ओर दिखेगा, नीचे की ओर लगता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो शूडो फोर्स है वो हमें किस ओर दिखाई देगा, एम ए नॉट, नीचे की तरफ। तो अगर लिफ्ट ए ऊपर जा रही है त्वरण से और एक इस पर फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो टोटल फोर्स जो है उस आदमी को नीचे की तरफ लगता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा नहीं, लगता हुआ प्रतीत होगा, और उससे उस आदमी को क्या फील होगा, अपने भार में वृद्धि प्रतीत होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है ए नॉट, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एक समान त्वरित गति से, उसमें बैठे हुए आदमी को वृद्धि प्रतीत होगी, क्योंकि त्वरित निर्देश तंत्र में एक छद्म बल त्वरण की दिशा के विपरीत अर्थात पृथ्वी की ओर कार्य करेगा, और पृथ्वी को बल व त्वरण को धनात्मक मानते हुए आदमी का जो प्रभावी भार है वो F जो उसका रियल है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और Fa जो शूडो फोर्स उस पर लग रहा है, उन दोनों का सम हो जाएगा और उस पर लगने वाला टोटल F क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आदमी को अपना भार ज़्यादा महसूस होगा। इसी तरह अगर जो लिफ्ट या रॉकेट है वो ए नॉट त्वरण से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, एफ नॉट की नीचे की तरफ हो गई, तो उस पर शूडो फोर्स जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एज वी नो, ऊपर की तरफ। तो टोटल जो उसका प्रभावी भार होगा एफ, वो क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस एफ ए, और एफ ए जो है वो गति के विपरीत दिशा में यानी एम जी माइनस एम ए नॉट की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि या एम जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ है, एम ए नोट गति के जस्ट ऊपर की तरफ माइनस एम ए नोट है, और जो त्वरण लिफ्ट जो गति कर रही है वो किधर कर रही है, नीचे की तरफ कर रही है। तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से गति करती हुई नीचे की तरफ आएगी तो उसमें आदमी को अपने भार में क्या महसूस होगी, कमी महसूस होगी, यानी लिफ्ट जब नीचे आएगी तो आदमी अपने आप को हल्का महसूस करेगा। अगर क्या हो कि लिफ्ट या रॉकेट पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का मतलब क्या हो गया कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी के इक्वल हो गया। इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो एम जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए नोट, उस शूडो फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ए नोट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जी के इक्वल हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट बल या भार होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम जी माइनस एम ए नोट में भी ए नोट किसके इक्वल हो गया, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए जी के बराबर, तो एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, टोटल एफ जो हो जाएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये जो अवस्था कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, भारहीनता की अवस्था कहलाएगी। दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे कि घूमते हुए निर्देश तंत्र, जैसे पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र में कोई वस्तु ले तो उस पर तंत्र के घूर्णन के कारण एक बल लगता है, उसको क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ में एक बल लगता है वो क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल
कहलाता है। ये बल वास्तविक नहीं होते बल्कि निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। तो कोरियोलिस बल और अपकेंद्रीय बल, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस वजह से डेवलप होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अतः ये बल कौन से होते हैं? इस दोनों ही बल कौन से हैं? शूडो फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? शूडो फोर्स है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम में रूपांतरण। ठीक है, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, कोई सिस्टम जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के रोटेशन को अगर हम मान के चले तो उस पर स्थित जो सिस्टम है उसमें हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एस सिस्टम लेते हैं। ठीक है, उसमें आर के निर्देशांक एस भी नो की XYZ हम ले लेते हैं। t=0 पे एस और आर जो दोनों सिस्टम है, एक सिस्टम हमने एस लिया है और दूसरा सिस्टम हमने क्या लिया है, यहाँ पर आर लिया है। दोनों ही सिस्टम का t=0 पर जो ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो एक साथ कोइंसिडेंट करता है। उसके बाद में उस वक्त जब t=0 पर एस सिस्टम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? XYZ और आर सिस्टम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? X डैश, Y डैश और Z डैश। हमने पहले ही टू डायमेंशनल सिस्टम के लिए पढ़ा था कि X डैश की वैल्यू क्या हो जाती है? X cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। Y डैश के लिए हो जाती है Y cos ओमेगा टी माइनस X साइन ओमेगा टी। और Z डैश टू डायमेंशनल सिस्टम में हमने क्या लिया कि Z डैश इक्वल्स टू Z, यानी जो Z है वो इनका एक ही जगह है और ये X Y Z ये जो है इसमें से घूर्णन कर रहा है। इधर Y डैश X डैश, सॉरी ये X डैश और ये Z डैश, ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से। इसके लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे। रोटेशन सिस्टम के लिए हमने पढ़ा था कि इसके लिए वही है, विस्थापन के लिए अगर रूपांतरण समीकरण निकालेंगे तो आप बिल्कुल वैसी है टू डायमेंशनल सिस्टम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने निकाली थी थीटा एंगल के साथ में। तो विस्थापन का त्वरण रूपांतरण विस्थापन का रूपांतरण dx के लिए, dy के लिए और dz के लिए। तो dz के लिए जो है हमारे पास में सेम टू सेम आ जाएगा। तीन इक्वेशन हमें मिलेगी, ये dx के लिए, ये dy के लिए और dz के लिए। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने टू डायमेंशनल सिस्टम में रोटेशन के लिए निकाली थी, कोऑर्डिनेट में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके साथ ही जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तीनों इक्वेशन का, dx का, dy का और dz का, तो हमें इसके वेग के जो हैं वो समीकरण मिल जाएंगे, रूपांतरण समीकरण। ये v के लिए vx, vy और vz। त्वरण का रूपांतरण करेंगे तो जो हमारे पास में v के लिए है उसका फिर वापस डिफरेंशियल करेंगे हम, तो उससे हमें क्या मिलेगा? त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण ax, ay और az। ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ में एक कंडीशन और है कि यदि निर्देश तंत्र S जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पर कोई त्वरण नहीं लग रहा है, तो त्वरण नहीं लग रहा है तो यानी ax की वैल्यू 0, ay की वैल्यू 0, अगर az की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाए तो ये तीनों इक्वेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। त्वरण नहीं लग रहा है तो इस पर कोई बाह्य फोर्स अगर हमने अप्लाई नहीं किया है, और इससे क्या रिजल्ट आएगा कि नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णित तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। यहाँ से कंडीशन हमारे पास में होती है कि अगर कोई भी सिस्टम एक कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है तो वो जो सिस्टम है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोरियोलिस फोर्स, घूर्णन निर्देश तंत्र और कोरियोलिस फोर्स,
अब इसका 3D में देखो आप, पहले हमने 2D में देखा था, ठीक है। 3D के लिए हम सबसे पहले डायग्राम देखिए। x जो है x डैश से ओमेगा टी कोण पर घूम रहा है, y डैश से सेम होगा और z डैश से सेम होगा। स्टार्टिंग में ये जो है पॉइंट O, S सिस्टम का पॉइंट O और R सिस्टम का पॉइंट O कोइंसिडाइज है, ठीक है। यहाँ के लिए जो P पॉइंट है वो S और R दोनों सिस्टम के लिए बराबर होगा, यानी x y z, x डैश y z और z डैश दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास निकलेगा i कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z किसके इक्वल हो जाएगा, i डैश x डैश प्लस जे कैप डैश y डैश प्लस के कैप डैश z डैश के बराबर हो जाएगा। यानी पोजीशन वेक्टर जो है इनिशियल कंडीशन में जब दोनों के ओरिजिन सेम है वहाँ पर एक ही होंगे। ये यहाँ पर हमारे पास में यहाँ से कंडीशन निकलती है कि जो OP R वेक्टर है वो OP R डैश वेक्टर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद में जब हम वेलोसिटी वेक्टर की निकालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर में यहाँ क्या कंडीशन है हमारे पास में, वेलोसिटी वेक्टर के लिए कि t टाइम बाद में जब ये सिस्टम है, डायग्राम में देखिए, t टाइम बाद में जो s सिस्टम है वो तो एज इट इज़ रहेगा, पर जो r सिस्टम है वो क्या करेगा, रोटेट होगा, यहाँ पर इस तरीके से घूर्णन करेगा। तो घूर्णन करेगा तो इसकी x डैश y डैश और z डैश की पोजीशन भी चेंज होगी और इसके साथ में इनके जो एकांक सदिश है i कैप, j कैप और k कैप, इन तीनों की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dr/dt निकालेंगे। क्या करेंगे, dr/dt निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस r का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। इस r का हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसका करेंगे dr/dt, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल की कंडीशन हमें पता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या आएंगे, फर्स्ट को स्टॉप करके सेकंड का डिफरेंशियल, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशियल। तो ये कंडीशन हमारे पास में कि आई डैश कैप को कांस्टेंट मान के dx डैश बाई dt, जे कैप कांस्टेंट मान के dy डैश बाई dt, सेकंड में क्या करेंगे, x डैश कांस्टेंट मान के इनका डिफरेंशियल करेंगे। ये जो हमारे पास में आई है फंक्शन, ये किसका आया है, dr डैश बाई dt का। दिख रहा है ये कि अगर हम r डैश वेक्टर लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल हमारे पास में इस तरीके से आता है, dr डैश बाई dt का डिफरेंशियल हमारे पास में ये आएगा, जिसको हम v डैश भी लिख सकते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में v डैश आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें x डैश तो हमें निकालने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है r सिस्टम की, ठीक है। अब यहाँ से हम किसके सिस्टम के निकालेंगे, डी कैप डैश बाई dt की वैल्यू निकालेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर i डैश जो है वो तो यूनिट वेक्टर है, इसका डिफरेंशियल क्यों होगा, इसका डिफरेंशियल इसलिए होगा क्योंकि ये r सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स है और r सिस्टम क्या है, t टाइम के साथ में कोणीय वेग थीटा कोण से घूम रहा है, जिसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। यानी ये चीज़ भी क्या है, चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो कि हम जब रोटेशन सिस्टम पढ़ते हैं, कोई घूर्णन तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, ओमेगा क्रॉस r से हम वो वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। v को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dr/dt ओमेगा क्रॉस r। यहाँ अगर मैं कहूँ r की जगह, r वेक्टर की जगह मैं पुट कर दूँ i कैप, j कैप और k कैप। क्या पुट कर रही हूँ मैं, r की जगह i कैप, j कैप और k कैप। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, r की जगह d
आई डैश कैप बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आई डैश कैप। डन। जे कैप डैश अगर मैं पुट करती हूँ, डी जे कैप डैश बाय डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश। क्लियर। के कैप डैश पुट करने पर डी के कैप डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस के डैश कैप। क्लियर। ये वाली तीनों इक्वेशन कहाँ पुट करनी है हमें? यहाँ डी आई डैश बाई डी टी, डी जे डैश बाई डी टी, डी के डैश बाई डी टी। ये वाला हमारे पास क्या निकला है? ये वी डैश, सॉरी दिस वन, वी डैश इक्वल्स टू डी डैश आर डैश बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर आर डैश को आर क्यों लिख दिया? क्योंकि ऑलरेडी एज वी नो कि जो पोजीशन वेक्टर है वो आर डैश और आर दोनों का क्या है? इक्वल है, चेंज नहीं हो रहा है। सो तीनों इक्वेशन जो यहाँ से हमने फाइंड आउट करी है वो प्लस दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें मिलेगी डी डैश आर बाई डी टी जो स्टार्टिंग का था, जो हमने वी डैश लिखा था वो, प्लस ओमेगा क्रॉस एक्स कैप एक्स डैश जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश। इस इक्वेशन में हम यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस वाले फैक्टर को हम क्या लिखेंगे? आर डैश का वेक्टर बनेगा और एज वी नो आर डैश इक्वल्स टू आर, सो वी हियर कंसिडर डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर। यहाँ से अब देखो आप, ये हमें एक जो इक्वेशन मिली है इसमें आर 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 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मुझे एक ऑपरेटर मिलेगा डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा। तीनों में से अगर मैं आर कॉमन निकालूँ तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा इस तरीके से, ये वाला। ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अगर मैं आर पे अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे ये ऑपरेटर अगर मैं आर पे अप्लाई करती हूँ तो मुझे किसकी फॉर्म मिलती है? वी की फॉर्म मिलती है। यही ऑपरेटर अगर मैं वी पे अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर, ये ऑपरेटर मैंने निकाला है इस इक्वेशन से। इस ऑपरेटर को मैंने जब आर पे अप्लाई किया तो मुझे मिला वी, वेलोसिटी। इसी ऑपरेटर को जब मैं वी पे अप्लाई करूँगी तो मैं क्या निकालूंगी यहाँ से? ए। हियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने ये डी बाई डी टी किस पे अप्लाई किया? डी आर बाई डी टी यानी वी पे अप्लाई किया। डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये भी मैंने किस पे अप्लाई किया है? वी की फॉर्म पे अप्लाई किया है। ठीक है। डिफरेंशियल करें तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा है? कीजिए, डी स्क्वायर बाई, इसका डिफरेंशियल करेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। डन। इसका इस वाले ऑपरेटर को सबसे पहले इस पे अप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर इस वाले ऑपरेटर को इस पे करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या अप्लाई होगा? ये वाला डी डैश आर अपॉन डी टी, डी डैश आर अपॉन डी टी। ठीक है। ओमेगा के साथ में एक तो हमें ये मिल रहा है। डन। अब दूसरा, चलो यहाँ पर ओमेगा क्रॉस के साथ हम इसको करेंगे तो ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी 2 बार आ गया। एक बार जब हमने इस वाले को इसके साथ किया, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी मिला। एक बार हमने इस वाले को, ये ओमेगा क्रॉस को हमने इसके साथ किया तो हमें एक बार इसके साथ मिला ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। दोनों का सम कितना हो गया? 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई
dt। अब इस ओमेगा क्रॉस को हम किसके साथ अप्लाई करा रहे हैं, ओमेगा क्रॉस आर के साथ अप्लाई करवा रहे हैं। तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलती है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। इससे हमें कॉरियोलिस फोर्स की इक्वेशन मिलती है। ओमेगा को हमने कांस्टेंट माना है, यानी एक नियत कोणीय वेग से सिस्टम घूर्णन कर रहा था, तो डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर ए है, डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर ए डैश हो गया, प्लस 2 ओमेगा से 2 ओमेगा हमने यहाँ पे ले लिया है, प्लस डी डैश आर अपॉन डी टी वी डैश हो गया, प्लस प्लस ओमेगा क्रॉस एज इट इज क्रॉस एज इट इज ओमेगा क्रॉस आर इक्वेशन क्लियर। यहाँ से अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में आते हैं। ए टोटल एक्सेलरेशन जो लग रहा है हमारे पास में, ए डैश जो उस पर त्वरण जो उस पर अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास में 2 टर्म आती, ये और ये दोनों ही टर्म अपने आप में इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट तो हमारे पास में क्या है, यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर, ये क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। ओमेगा क्रॉस आर क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। और दूसरा क्या है, 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये क्या कहला रहा है, कॉरियोलिस त्वरण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए, ओमेगा क्रॉस आर क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण, तथा 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश क्या आ जाएगा आपका, कॉरियोलिस त्वरण। ये इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको ओरल लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।